नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार खरगा आप सबों के बीच पुनः एक बार बीपीएससी की जो प्रारंभिक परीक्षा है उस हेतु तुलनात्मक अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी काफ़ी उपयोगी सिद्ध हो सकता है। एक कारगर रणनीति हो सकती है दोस्तों, और हमें पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जो है इस परीक्षा को पास करने हेतु लगातार प्रयास करना चाहिए और बेहतर रणनीति अपनानी चाहिए, जिसमें तुलनात्मक अध्ययन एक सबसे महत्वपूर्ण रणनीति में से एक है। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में तुलनात्मक अध्ययन किस प्रकार किया जाए, किस रणनीति से किया जाए, उसके बारे में बताया था। आज मैं दो सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता का कैसे तुलनात्मक अध्ययन करके यथाशीघ्र उस पर पकड़ बनाई जाए, इस रणनीति पर विचार करने और उसकी कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण के साथ बताने का प्रयास कर रहा हूँ। हम देख रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता है, हम सब जानते हैं, आदि ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। जबकि वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक की यह सभ्यता है। सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वह एक नगरीय सभ्यता है। कच्ची ईंटों का प्रयोग, जल निकासी हेतु नाली का प्रयोग, मेन हॉल का प्रयोग, घर आंगन का एक निश्चित आकार होना, ये सारे प्रमाण जो सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं वह यह बताता है कि यह एक नगरीय सभ्यता है। जबकि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी और उस सभ्यता में काफ़ी अधिक मात्रा में ग्रामीण परिवेश के उदाहरण विभिन्न वैदिक साहित्य से हमें मिलते हैं। तीसरा हम देखते हैं अगर तुलना करते हैं व्यापारिक तरीके से, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक काफ़ी व्यापारिक सभ्यता थी, चूँकि यह नदी के किनारे बसी हुई सभ्यता थी। रावी, चेनाब और विभिन्न नदियों के बीच में साथ बगल में बसी हुई सभ्यता थी। और इस ऐसे प्रमाण मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कि वहाँ का व्यापारिक संबंध मिस्र और मेसोपोटामिया तक से रहा है। वहाँ बंदरगाह भी मिला है। तो इस तरह के प्रमाण यह बताते हैं कि वह एक समृद्ध व्यापारिक सभ्यता थी। जबकि वैदिक सभ्यता वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित थी और उसमें काफ़ी हद तक वस्तु का आदान प्रदान करके जीवन यापन किया जाता था। धार्मिक रूप से अगर तुलना किया जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम देखते हैं कि शिव, बैल, नाग, पीपल, बरगद आदि की पूजा की जाती थी, जो कि एक साक्षात प्रमाण वहाँ इस तरह के मिले हैं। नटराज की कांस की प्रतिमा और मातृ देवी की प्रतिमा, ये सब प्रमाण यह बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किस प्रकार की धार्मिक व्यवस्था वहाँ थी। जबकि ऋग्वैदिक सभ्यता लगभग प्रकृति पूजक थी। इंद्र, रुद्र, सूर्य, सावित्री, अदिति, उषा आदि की वहाँ पूजा की जाती थी और काफ़ी बहुत ही प्रकृति के प्रति समर्पण का भाव हुआ। यज्ञ किया जाता था मोक्ष की प्राप्ति के लिए। इसके अलावा हम ऋग्वेद में गायत्री मंत्र के उच्चारण का भी उल्लेख पाते हैं। तो इस प्रकार दोनों की जो धार्मिक व्यवस्था थी वह बिल्कुल ही अलग अलग थी और कुछ ही महीनों में समान नजर आती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता शांतिकालीन सभ्यता थी। वहाँ युद्ध वगैरह का प्रभाव बिल्कुल ही नहीं देखने के लिए मिल रहा है, शायद ही कोई प्रमाण देखने को मिला हो। जबकि वैदिक सभ्यता युद्ध प्रधान सभ्यता थी। हम सभी जानते हैं कि वैदिक सभ्यता में दशराग युद्ध हुआ है, जिसमें भरत वंश के राजा सुदास ने युद्ध करके विजय की प्राप्ति की। और हम आगे देखें तो सिंधु घाटी सभ्यता कांस्यकालीन सभ्यता थी। कांस्य की
प्रतिमा नटराज की मिली है, यह बताता है। जबकि वैदिक सभ्यता लौहकालीन सभ्यता थी। लौहकालीन सभ्यता इसलिए भी माना जाता है कि वहाँ खेती के लिए लोहे का प्रयोग किया जाना शुरू हो गया था। और इस तरह हम देखते हैं कि दोनों में काफ़ी अधिक तुलना है और तुलनात्मक रूप से अध्ययन करने पर काफ़ी अधिक नियंत्रण हम तेज़ी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, बीपीएससी अब केवल तथ्यात्मक के साथ साथ कुछ कुछ जो गहराई से पूछे जाने वाले प्रश्न हैं विश्लेषणात्मक, वह भी पूछ डालती है। इसलिए इस तरह का अध्ययन भी निश्चित रूप से आपके लिए सहयोगी रहेगा। हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में राजा, मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद का उल्लेख नहीं मिल पा रहा है, कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिल पा रहा है। यद्यपि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपियां हैं वह उद्वाचन योग्य अभी भी नहीं है, लेकिन वैदिक सभ्यता में हम देखते हैं कि वहाँ राजा, उसके मंत्रिपरिषद, सेनापति आदि का उल्लेख होना शुरू हो गया है। और जो व्यवस्था थी वह एक सुदृढ़ व्यवस्था की झलक देखने को मिलती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में वर्ण, जाति आदि का उल्लेख बिल्कुल ही नहीं मिलता है, बहुत ही कम। शायद कोई प्रमाण हो जो यह बताए कि सिंधु घाटी सभ्यता में वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन वैदिक सभ्यता में वर्ण व्यवस्था बिल्कुल ही नज़र आती है। और ऋग्वेद में के 10वें मंडल में हम देखते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो वैदिक वर्ण व्यवस्था थी उसके अनुसार किस वर्ण को कौन सा कार्य करना है यह स्पष्ट लिखित मिलता है और इसके कई प्रमाण मिलते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन निश्चित रूप से हमारे अध्ययन को और सारग्रहित बनाता है और हमारे ज्ञान का वर्धन करता है। इसलिए अगर हमको अधिक रूप से तुलनात्मक अध्ययन करके अपने विषय के नियंत्रण को बढ़ाना है तो निश्चित रूप से तुलनात्मक अध्ययन के कारगर रणनीति का इस्तेमाल उपयोगी रहेगा। दोस्तों धन्यवाद। यह वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद।